हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीके जीएस की जो सीरीज चल रही थी उसमें आज सेट नंबर आपका ये 12 देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोगों ने 11 सेट्स देखे जिसमें हमने लगातार 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है। और आपको पता होना चाहिए कि भाई जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम है बहुत जल्द होगा। और बाकी जो भी एसएससी के एग्जाम हो, सीएचएसएल, एसएससी जीडी या फिर आरआरबी, एनटीपीसी, जो भी एग्जाम है सभी जगहों पर एक सेट काम आने वाले हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग अभी तक नहीं देखें प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, जीके बाय ब्रिजेश। और आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर जाकर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं। वहां पर हम लोग लगातार वीडियो पोस्ट कर रहे हैं जिसमें से आपको एसएससी के लिए ज्योग्राफी और साथ में पॉलिटी, जो भी करंट इश्यूज होते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन की बात हो रही है कि बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहां पर है कि वॉरेन हेस्टिंग्स शुरू किया था, दीवानी अधिकार नवाब के पास थे, इसे बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था, या इसके तहत निजामत अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। देखिए भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। उसके बाद 1765 में सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द रॉबर्ट क्लाइव इन 1765 फॉलोड बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर का जो लड़ाई हुआ था उसके बाद संधि होती है, इलाहाबाद की संधि 1765 में। अंडर दिस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डिवाइडेड इंटू दीवानी एंड निजामत। तो दीवानी मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है। दूसरा था निजामत जिसमें पुलिस और जुडिशरी था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योर्ड द दीवानी राइट्स, यानी कि पैसा वसूलने का काम किसके पास था, ब्रिटिश कंपनी के पास था। और निजामत का राइट था नवाब के पास, कि नवाब लोगों से कहा गया भैया तुम प्रशासन वगैरह देखो। तो भैया पैसा तो सारा अंग्रेज लोग ले रहे थे। इट वॉज इवेंचुअली एबॉलिश बाय द वॉरेन हेस्टिंग 1772, यानी कि 1772 में 1772 में ये क्या किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग से इसको क्या किया था, खत्म किया था। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं। वेसर, नागर और द्रविड़ का संबंध किससे है। तो देखिए ये कह रहे हैं कि तीन भाषाई परिवार हैं, संगीत वाद्य यंत्र हैं। बेसिकली देखिए ये वास्तुकला, हम सीधे आंसर पे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता था। दिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री मेजर स्टाइल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। तो मंदिर के स्थापत्य कला की बात हो रही है। नागर शैली नॉर्थ इंडिया में थी, और यहाँ पर किल्विनियर शिखर करके के था, मतलब शिखर जो ऊपर होता है उसकी बात हो रही है। द्रविड़ शैली साउथ इंडिया का था, आपको पता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि पिरामिड स्ट्रक्चर था। और क्या कहते हैं, वेसर स्टाइल, बेसर में हाइब्रिड स्टाइल ब्लेंड फीचर्स ऑफ नागर एंड द्रविड़। यानी बेसर शैली जो थी, द्रविड़ और नागर जो नॉर्थ में थी, दोनों का मिक्सअप था। और इसमें क्या था कि जो चालुक्य थे, राष्ट्रकूट के दक्कन प्रांत के जो चालुक्य थे, उनके द्वारा बेसर शैली की शुरुआत करी गई थी। तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा कि बेसर, नागर, द्रविड़ शैली संबंध किससे है। द्रविड़ शैली साउथ में थी, नागर शैली नॉर्थ में थी, बेसर शैली ये मिक्स थी, दोनों की हाइब्रिड माना जाता है इसको। अगला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रसिद्ध सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है। इसकी अध्यक्षता कहाँ की थी, जहां कांग्रेस का विभाजन, देखिए आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, 1907 में। कौन सा अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। किसने अध्यक्षता करी थी, यहाँ पर रास बिहारी घोष ने करी थी। ठीक है। सूरत सेशन वाज ऑफ 1907 वाज प्रिसाइडेड, यानी कि हेड किया गया था भाई रास बिहारी घोष ड्यूरिंग द सेशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम आईएनसी भी बोलते हैं, स्प्लिट इनटू टू। एक मॉडरेट सा, देखो उदारवादी थे और एक थे कह सकते हो कि अ, उदारवादी थे, मतलब एक नरम दल था, गरम दल था। बेसिकली ये था नरम दल और गरम दल। तो ड्यू टू डिफरेंस रिगार्डिंग द इंटेंसिटी ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड मेथड्स ऑफ एजिटेशन। तो उसके बाद आपको पता है कि स्वदेशी आंदोलन भी शुरू हुआ था। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे। ठीक है। और फिर जाके 1916 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो फिर ये क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग प्लस नरम दल और गरम दल क्या हुए थे, मिल भी गए थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। क्लियर। अगला है कि सुल्तान के शासन काल में प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की। भाई देखो हमने कई वीडियोस में बताया है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक 1333 एडी में, ये क्या कहता है, इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला, मोरक्को का यात्री था। मोरक्को। तो इब्न बतूता, मोरक्को स्कॉलर एंड ट्रेवलर, अराइव्ड इंडिया ड्यूरिंग द शासन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक 1333 एडी। impressed by the scholarship and the sultan appointed him as a काजी। काजी मतलब उस समय जज कहा जाता था, तो ये एज अ जज बना वहां पर। इब्न बतूता स्टेड इंडिया फॉर अबाउट 8 ईयर्स, 8 साल तक रहा। और एक किताब लिखी थी जिसको हम रेहला कहते हैं, सफरनामा जिसको है ना, रेहला पुस्तक इनकी लिखी हुई है इब्न बतूता की। क्लियर। और ये तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक थे, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना है।
समय बता दिया 1333, किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। कहां से आया था? मोरक्को से आया था। कौन आया था? इब्न बतूता आया था, एक यात्री था। क्लियर। और क्या कहते हैं कि बाद में इसको काजी भी बनाया गया था। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान राजनीतिक दलों की विलय के मामले में लागू नहीं होते हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि दल बदल आप पे लागू नहीं होगा। कितने सदस्य? 2/3। ऐसा एक क्वेश्चन आया था कल, पर सेम नहीं था, दूसरा क्वेश्चन था। दल बदल आपको पता है कि जो हुआ था 19, देखो पहली बात तो 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। क्लियर। इसमें क्या कहा गया था कि दल बदल की बात करी गई थी। अब बाद में फिर 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2003 में। डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेंस डिफेक्शन does not apply if at least two-third of the member of legislative party agree to merge with another। अब देखो, जाहिर सी बात है, 2/3 से अगर कम होंगे तो उनकी सदस्यता चली जाएगी, उनपे एंटी डिफेक्शन लागू हो जाएगा। पर अगर 2/3 बहुमत से ज्यादा, मतलब ज्यादा लोग अगर जाते हैं किसी दूसरी पार्टी में, तो उनपे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होगा। कौन से अनुसूची में है? 10th शेड्यूल में है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? 52वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के तहत ये ऐड किया गया था। बाद में 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में ऐड किया गया था कि 2/3 अगर कर लेते हैं तो उन पर नहीं एप्लीकेबल है। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए आंतरिक शब्द को परिवर्तित करके सशस्त्र विद्रोह किया गया था? देखिए, आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 352 में क्या दिया हुआ है? नेशनल इमरजेंसी है। उसके लिए जो ग्राउंड बने थे, आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, ये सब था। ठीक है। तो आंतरिक अशांति के आधार पर पहले होता था, बाद में इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1978 में आर्म रिबेलियन कर दिया गया, यानी सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए। बाह्य युद्ध या आक्रमण, ये सब चीजें और भी दो प्रावधान है। ठीक है। ये पॉइंट याद रखना। 42 1976 में हुआ था। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसमें पंथ निरपेक्ष ये शब्द जोड़े गए थे, सोशलिज्म, पंथ निरपेक्ष वगैरह, आपको पता है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल से था। किससे था? दल बदल से। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, जिसमें कह सकते हो कि एजुकेशन की बात करी गई थी, आर्टिकल 21A वाली बात। और दूसरी बात, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ी गई थी। इसके बारे में भी मैं आपसे बात कर चुका हूं कई वीडियोस में। तो जब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप देखते हो कि लगातार हम यहाँ पर आपसे और भी ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, तो लगे हाथ वो भी आपका रिवाइज हो जाता है। तो लगातार पढ़ें। ऐसा नहीं कि आप केवल एसएससी का या कुछ ऐसा पेपर दे रहे हैं, वहां पर आपको केवल जानना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ ये जो है, ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुआ है। मैं देखता हूं अगर ये चल जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था तो हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये चल जाए, क्योंकि गड़बड़ तो हो ही जाती है। ठीक है। फिलहाल देखता हूं कि क्या इसमें हो सकता है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। अटॉर्नी जनरल के संबंध में कौन से कथन, यहाँ पर इसके बारे में भी देखिए हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप पॉलिटी वाले सेगमेंट में देख सकते हैं। कह रहे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने की आवश्यकता है, मतलब योग्यता होनी चाहिए। बिल्कुल सही। उन्हें भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तो यहाँ पर बिल्कुल दोनों पॉइंट सही है। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की बात दी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में है, और ये सेंट्रल की बात हो रही है, केंद्र की बात हो रही है। Attorney General appointed by the President must have the same qualification as the Supreme Court judge as possible to right of audience across all courts within the territory of इंडिया। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, आर्टिकल 76 में इनका प्रावधान है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं, यहाँ से चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है। हम्म क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा क्वेश्चंस का ऊपर नीचे हेर फेर हो रहा है, मैं इसको सही कर लेता हूं। अगला है सरकारिया आयोग 1983 में, इसका संबंध किसकी जांच और समीक्षा करने के लिए? इस पर मैंने कल वीडियो बनाया था, मतलब जीके जीएस में डिस्कस किया था। क्वेश्चन दूसरा था, पर ये रेफरेंस आया था। तो ये केंद्र और राज्य संबंधों के लिए सरकारिया कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1983, इवेलुएट द बैलेंस ऑफ पावर एंड वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। केंद्र राज्य संबंधों के कार्यों को संतुलन की बात कही गई थी। इट मेड सिग्निफिकेंट रिकमेंडेशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 356। देखिए 356 में प्रेसिडेंट रूल है। अब गवर्नर कह देते थे प्रेसिडेंट से कि भाई राज्य की विधायिका
काम नहीं कर रहा है विधानमंडल, तो 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। तो इसी के परीक्षण के लिए, इसी के संतुलन के लिए ये बात कही गई थी कि भाई क्या लाना चाहिए, ये लाया गया था, सरकारी आयोग लाया गया था। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न बात कर लेते हैं। कौन सी स्थानीय हवा भूमध्य सागर में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, इसे हम ब्लड रेन कहते हैं। तो देखिए भाई, ब्लड रेन जो कहते हैं वो हम कहते हैं सिराको को। चिनूक चलती है नॉर्थ अमेरिका में, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, तो रॉकी पर्वत पड़ता है, रॉकी पर्वत के ईस्ट में चलती है। चिनूक को हम सुनो ईटर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सुनो ईटर कहते हैं। और ये ड्राई है, स्नो ईटर कैसी है, ड्राई है और हॉट विंड है। ठीक है, मिस्टल कहाँ चलती है, मिस्टल चलती है फ्रांस और स्पेन में चलती है। ये एनडीए सीडीएस में तो बहुत पूछा जाता है भाई। सिराको देख लीजिए, हरमट्टन की बात कर लेंगे, हरमट्टन को हम कहते हैं डॉक्टर विंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, डॉक्टर विंड बोलते हैं। अब मैं यहाँ पर जो मैप बनाने जा रहा हूँ उसमें हरमट्टन और मैं सिराको दोनों को बता देता हूँ, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए, ये हमारे पास वर्ल्ड का मैप में अफ्रीका कुछ ऐसे है, और हम यहाँ बना लेते हैं कुछ स्पेन इटली वगैरह। ठीक, तो ये सहारा डेजर्ट से हवा चलती है ऊपर की तरफ। अब देखिए, सहारा डेजर्ट से चलेगी तो ड्राई चलेगी, हॉट चलेगी, प्लस धूल भरी चलेगी, डस्टी विंड चलेगी। बीच में पड़ता है भूमध्य सागर, इसको पार करके ये हवा, सूखी हवा मॉइस्चर ले लेगी, स्पेन और इटली में पहुंचकर ये बारिश कराएगी। बारिश कराएगी, चूंकि ये सहारा डेजर्ट से आई थी, तो यहाँ पर ये रेड कलर की सैंड लेके आती है। तो जब बारिश होती है तो रेड सैंड भी नीचे गिरती है, इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड रेन कहते हैं। क्लियर। इसी में अगर हम ईस्ट टू वेस्ट देखें, तो गिनी तट के पास में हरमट्टन जब पहुंचती है, तो वेदर बिकम सडनली प्लीजेंट एंड विच इज हेल्प और हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, सो दैट्स व्हाई इट कॉल्ड डॉक्टर विंड। किसको, हरमट्टन को हम बोलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। पूछा गया, जब किसी वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुवों पर ले जाना है तो उसके भार पर प्रभाव क्या पड़ेगा। देखो भाई, यहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, ग्रेविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उसका वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, वेट बढ़ जाएगा। अब देखिए, जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर से जब पोल जाते हो तो वहां पर ग्रेविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो बहुत अंतर नहीं आएगा, लेकिन अंतर आ जाएगा। वहीं मून पर जाओगे तो मून पर 1/6 हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए 60 किलो का है, तो मून पे जाएगा, वो 10 किलो का बचेगा। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से याद रखना है, पोल पर ग्रेविटी ज्यादा होती है, इक्वेटर पर कम होती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। यहां पर अगला प्रश्न है, पूछा गया है, एस्टिग्मेशन से पीड़ित व्यक्ति को दृष्टि को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो देखो भाई, ये होता है कि जो कर्वेचर ऑफ कॉर्निया होता है लेंस का, ये इसमें फॉल्ट हो जाता है, या ना, कर्वेचर ऑफ जो लेंस होता है रेटिना का, वो सॉरी कॉर्निया का, वो लॉस हो जाता है। तो उसमें हम सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं। कैसा, सिलिंड्रिकल लेंस लगाएंगे, ये पॉइंट याद रखिएगा। अब आप कमेंट करके बताओ, मायोपिया में किसमें लगाते हैं, मायोपिया में कौन सा लेंस लगाते हैं। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस लगाते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हो। साइंस के छात्र होंगे, वो बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं। और जिनको और भी पता है बिल्कुल बताएं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं और वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहे हैं स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन तो 2 बार क्वेश्चन हो चुका है, ये सीधे मैं बताता हूं। हाई इन्फ्लेशन के साथ बेरोजगारी भी रहेगी और डेवलपमेंट बहुत स्थिर रहेगा। ये पॉइंट आपको याद कर लेना है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन, थोड़ा सा विविध पे आते हैं, थोड़ा सा मिसलेनियस देख लेते हैं। दंफा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो दंफा पड़ेगा आपका मिजोरम में पड़ेगा। कहाँ, मिजोरम में। असम में कौन सा पड़ता है, असम में पड़ता है काजीरंगा पड़ता है। कौन सा, काजीरंगा पड़ता है। क्लियर। ठीक, अरुणाचल में नामदफा पड़ता है, नामदफा पड़ता है। टोटल कितने हैं, 107 नेशनल पार्क हैं। तो 107वें नंबर का है सिमलीपाल। कौन सा है, सिमलीपाल। ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा उड़ीसा में मिलेगा देखने को। क्लियर है भाई। काजीरंगा काहे के लिए फेमस है, सिंगल हॉर्न राइनो के लिए, सिंगल हॉर्न राइनो के लिए है। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखने का। भारत का पहला कौन सा है, तो भारत का है जिम कार्बेट है। कौन सा है, जिम कार्बेट है, जिसको हम हैली नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक, सबसे बड़ा कौन सा है, हेमिस। हेमिस कहाँ मिलेगा, हेमिस मिलेगा आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। सबसे छोटा कौन मिलेगा, तो साउथ बटन मिलेगा अंडमान के पास में, साउथ बटन। तो देखिए, इतनी चीज एक ही क्वेश्चन में आपकी तैयार हो रही हैं, इसीलिए मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि आप उसको पढ़ते चलिए।
इसमें देखिए एक और क्वेश्चन है इस पेज में, बट नहीं नहीं, मैंने एक्सप्लेन तो किया है, पर इसमें क्वेश्चन आ नहीं पा रहा। मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम, मोस्ट प्रोबेबली कल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आ नहीं पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसी वजह से मैं कहूँ कि पीडीएफ ये जल्दी कैसे खत्म हो गई। ठीक है, तो फिलहाल ऐसे वीडियो और हम लाते रहेंगे लगातार, आप उसको देखते रहिएगा। कुछ क्वेश्चन इसमें छूटे हैं, पर कोशिश रही है कि आपको सारा एक्सप्लेन किया जाए, और कहीं से कोई क्वेश्चन छूटता है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है भाई। तो और कोई कमेंट होगा, कोई बात होगी, तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है। तो हालांकि लगभग सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो जी के भाई ब्रजेश सब्सक्राइब करें भाई, आपको ऐसे ही तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे लगातार। और कोई किसी टॉपिक पे पर्टिकुलर चाहिएगा तो वो भी आप कमेंट करिएगा। तो प्लीज फॉलो करें, और वीडियो को भाई लाइक शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वीडियो को देखते जरूर हैं पर लाइक शेयर नहीं करते या सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करें, और अपने कमेंट्स को बिल्कुल रखें, जिससे हमें पता चले कि क्या नीड है, और उसके हिसाब से मैं बिल्कुल नए वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।